वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापीठ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सदस्य गुणन के बारे में सीखेंगे। सदस्य गुणन क्या होता है, जिस तरीके से सदिशों का जोड़ हो सकता है, सदिशों का घटाना होता है, उसी तरीके से सदिशों का गुणा पड़ता है। गुणन की बात करें तो सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है। एक होता है सदिशों का अदिश गुणन और एक होता है सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों के सदिश गुणन की बात करें तो हम देखेंगे सदिशों के सदिश गुणन में कि जब हम कभी किसी दो सदिश को लेंगे और लेने के बाद उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक दूसरे का गुणा करते हैं, तो अगर उनकी गुणे की जो प्रोसेस हो, जो गुणन का प्रोसेस हो, वो एक अलग विधि से हम करें, जिसमें जो तीसरी राशि प्राप्त होती है गुणन के बाद, जो परिमाण हमें प्राप्त हो, जो मान प्राप्त हो, वो राशि अदिश राशि प्राप्त हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता ना हो। तो ऐसा गुणन सदिशों का इस प्रकार का गुणन सदिश अदिश गुणन कहा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर दो हम सदिश लेते हैं और उनका किसी एक विशेष विधि द्वारा गुणा करते हैं और उस करने के बाद उन राशियों का जो मान है, जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, वो परिणाम को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो, उस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के सदिशों का गुणन सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है। तो देर न करते हुए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना, सदिशों के गुणन के बारे में। सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणन। देखिए, सदिशों के गुणन की बात करें, देखिए सामान्यतः अगर हम सदिशों के गुणन में देखें सामान्य रूप से, तो अगर हम सदिश किसी अदिश राशि, जैसे मान लीजिए सदिशों का दो या दो से अधिक सदिश हो, उनका हम गुणा करें तो वो तो सदिशों का गुणन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अदिश राशि हो जिसका हम सदिशों में गुणन करें तो उसका मान सदिश से प्राप्त होता है। ठीक है। ये देखते हैं जरा सा, इसको देख लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। पहला हम देखेंगे किसी सदिश में, किसी सदिश में वास्तविक संख्या का गुणन, वास्तविक संख्या का गुणन। ठीक है। ये गुणन का कोई प्रकार है नहीं, सदिशों के गुणन का कोई प्रकार नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले सदिशों का गुणन को सीखने से पहले हम लोग इसको देख लेंगे कि अगर कोई सदिश हो और उसमें किसी वास्तविक संख्या का गुणा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है। तो देखेंगे, थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। कहेंगे किसी सदिश में वास्तविक संख्या का गुणन करने पर भौतिक राशि के परिमाण में परिवर्तन हो जाता है, परंतु दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, दिशा नियत रहती है। जैसे अगर देखें, कहेंगे माना कोई एक सदिश वेक्टर ए है, जिसमें वास्तविक संख्या k का
गुणन करने पर, गुणन करने पर के का गुणन करने पर वेक्टर आर प्राप्त होता है, प्राप्त होता कहेंगे तब। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए ये कोई सदिश हो वेक्टर ए, और इसमें हमने गुणा कर दिया किसका, के का। मान लेते हैं कि ये जो सदिश है इसका के गुना हो गया, जब हमने गुणा किया तो कितना गुना हो गया, के गुना। हे प्रभु, के गुना हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका जो मान है ये तो एक अलग राशि बनी। देखिए ये भले ही वेक्टर ए है, लेकिन इसमें वास्तविक संख्या के का गुणा कर देने पर इस राशि के मान में परिवर्तन हो गया, तो इसको हम एक अलग सदिश के नाम से रिप्रेजेंट करें, वेक्टर आर। अभी हमने कहा कि अगर जिसमें सदिश ए में, सदिश ए माना कोई सदिश ए है, सॉरी ए है, जिसमें वास्तविक संख्या के का गुणन करने पर, गुणन करने पर, ठीक है, गुणन करने पर वेक्टर आर प्राप्त होता है, कहेंगे तब वेक्टर आर बराबर कितना हो जाएगा, के वेक्टर ए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या इसकी दिशा बदली, देखिए वेक्टर ए है, यहां पे भी वेक्टर ए है, के ए है, तो क्या दोनों की दिशा में कोई परिवर्तन है, दोनों की दिशा सेम है ना, दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो परिमाण है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो मान है ये इसकी अपेक्षा कम है और इसका मान इसकी अपेक्षा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए बराबर हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग देखते हैं न्यूटन का दिए, न्यूटन का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है भाई, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है बताइए जरा। वेक्टर एफ बराबर कितना होता है, एम इंटू ए। अब देखिए ये वेक्टर ए जो है बल है, और यहाँ पे वेक्टर ए जो है, सॉरी वेक्टर एफ बल है, और वेक्टर ए क्या है यहाँ पे, त्वरण। यहाँ पे एम जो है क्या है, द्रव्यमान है। तो यम जो है ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। ये क्या है, सदिश राशि। तो ये जो अदिश राशि है ये हमारी वास्तविक संख्या को दर्शाता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान की बात करें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो सकता है, 1 kg हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 3 kg हो सकता है, ये हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, इस तरीके से बहुत सारे। तो क्या ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्या ये वास्तविक संख्या है, जी हाँ वास्तविक संख्या है। तो वो जब ये वास्तविक संख्या है तो हमने वास्तविक संख्या से, देखिए यम है और यम से हमने गुणा कर दिया किसमें, त्वरण में, और ये मान किसमें परिवर्तित, ये भौतिक राशि परिवर्तित हुई किसमें, वेक्टर एफ में, ठीक है। दूसरा अगर देखें इसी तरीके से दूसरे राशि की बात करें, है ना, P बराबर होता है m इंटू ए, संवेग हम लोग लिख देते हैं संवेग। संवेग में देखते हैं P बराबर होता है m इंटू वी। अब यहाँ पे भी देखोगे आप तो ये एक दूसरे राशि, ये एक दूसरे राशि, ठीक है। और ये यहाँ पे भी ये वेग हो गया, ये हमारा संवेग हो गया, ये हमारा द्रव्यमान है। तो इस स्थान पर भी आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए बराबर वेक्टर एफ अपॉन, इस दफा में वेक्टर ए और वेक्टर एफ इन दोनों की दिशा समान होने है, ठीक है। और यहां पर भी आप देखोगे, यहां पर भी आप देखोगे वेक्टर भी बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर पी अपॉन, ठीक है। बातें रिलेट कर पा रहे हैं आप, चीजें सीख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग सदिश, किसी सदिश में वास्तविक संख्या गुणन करते हैं, और इसको हम लोग भौतिकी में किस तरीके से उपयोग करते हैं। भौतिक विज्ञान में हम लोग बहुत सारे फार्मूले पढ़े। अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं इनके बारे में, तो इसे हम जल्दी सीखने वाले हैं कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है उसे हम लोग कहते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु पर के संवेग के
समय के साथ संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग का जो गुणनफल होता है संवेग कहलाता है। कोई वस्तु को किसी वेग से चल रही हो और उसका जो द्रव्यमान है, उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग दोनों का अगर हम गुणा कर दे तो जो भी मान प्राप्त होता है उस मान को हम उस वस्तु को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बात समझ आ रही है? ये वास्तविक रूप से सदिश गुणन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बस इसको ये दर्शाया गया है कि किसी भी सदिश में वास्तविक संख्याओं का अगर गुणा किया जाता है ना, तो उसके मान में क्या परिवर्तन आता है। परिवर्तन सिर्फ इतना आता है कि उसके परिमाण बदल जाता है, लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। बात समझ आ रही है? आइए आगे देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में सदिशों के गुणन के बारे में। सदिशों का गुणन है क्या वास्तव में? ठीक है, क्या सदिशों का गुणन जिस तरीके से हम लोग दो संख्याओं का गुणा करते हैं, क्या सदिशों का गुणन वही है? नहीं, वास्तविक रूप में सदिशों का गुणन उस रूप में नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। कैसे भाई? यहाँ पे देखते हैं सदिशों का गुणन। देखिए, सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है, होता है। सरल भाषा में सीखेंगे। ठीक है, सरल भाषा में सीखेंगे। पहला क्या है भाई? पहला इसका जो है, ये कहते हैं सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं, छोड़िए अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी करना है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं सदिशों का, इसी का दूसरा नाम है सदिशों का डॉट गुणन। और इसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं सदिशों का क्रॉस गुणन। ठीक है, ये हमारा डॉट गुणन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे इसका क्रॉस है। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात बन रही होगी, जब यहाँ पे दोनों सदिश हैं, जब हम बात कर रहे हैं सदिशों के सदिश गुणन की ही, सदिशों का गुणन और सदिशों के जब गुणन की बात कर रहे हैं, तो जब सदिश ही हैं तो उनका गुणा सदिश ही आना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि सदिशों का गुणन अदिश गुणन हो जाए? तो अगर दो सदिशों का गुणा करते हैं तो वो जो मान प्राप्त हो वो अदिश प्राप्त हो। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर दो सदिशों का हम गुणा करें तो उसका मान सदिश प्राप्त हो? तो इसमें जो हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं डॉट और क्रॉस के, इसके आधार पर उसके मान परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे बस बात एक ये है, जैसे मान लीजिए कि दो राशियों का हम गुणा करते हैं, तो अगर दो राशियों का हम जैसे मान लीजिए वेक्टर ए ले लिया, हमने वेक्टर बी ले लिया, तो इसका गुणा करने पर वेक्टर एक सी आता है। ये जो सी राशि प्राप्त होगी, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, दिशा कंपल्सरी नहीं होगी। जब दिशा कंपल्सरी नहीं होगी इसके लिए, तो हम कह सकते हैं इन दोनों राशियों का गुणा करने पर एक राशि में सी प्राप्त हुई, जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। जब दिशा की आवश्यकता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये राशि कैसी होगी, ये राशि अदिश होगी। तो जब हमने दो राशियों का डॉट गुणन किया और इसका मान ऐसा प्राप्त हुआ, अदिश राशि प्राप्त हो गई, तो इस प्रकार के गुणन क्या कहला जाए? सदिशों का, इस प्रकार के सदिशों का गुणन अदिश गुणन कहा जाएगा। और यदि दो सदिशों को हम लेते हैं और लेने के बाद इनका क्रॉस गुणन करते हैं, क्रॉस गुणन या सदिश गुणन, क्रॉस गुणन को ही क्या कहते हैं? सदिश गुणन। और इनका अगर गुणन हमें प्राप्त होता है वेक्टर सी। देखिए, तो वेक्टर सी, यहाँ पे ये अदिश राशि थी, यहाँ पे सदिश राशि। तो अगर इन दोनों का मान हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टरों का यह गुणन क्या कहलाया जाता है? सदिश गुणन कहा जाता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर इनको व्यक्त करने के लिए किसी आवश्यकता नहीं है, किसी डायरेक्शन में। अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने,
तो दोनों का जो गुणन हुआ इसको व्यक्त करने के लिए किसी की दिशा नहीं, किसी दिशा की स्पेसिफिक डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं, वेक्टर ए ले लें और वेक्टर बी ले लें, ठीक है, यहाँ पे थीटा हो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की आवश्यकता हो, देखिए वेक्टर से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इसको, तो हम इसे सदिश गुणन कह लेंगे। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो इसे वन बाई वन हम लोग देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक ही डिस्कस करने वाले हैं, सदिशों के अदिश गुणन के बारे में, ठीक है। सदिश गुणन को हम लोग बाद में देखेंगे दूसरी वीडियो में, है ना। तो आइए देखते हैं सदिशों का अदिश या सदिशों का डाट गुणन। क्या देंगे, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या इसे कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए इसकी हम लोग परिभाषा लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसका हम लोग क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं दो सदिशों का डाट गुणन अदिश गुणन कहलाता है। ऐसे लिख सकते हैं सदिशों का अदिश गुणन कहलाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। दो डॉट गुणन क्या कहना है, अगर सदिशों का अदिश गुणन हमें व्यक्त करना हो, दोनों को संबंधित करना हो, तो हम कह सकते हैं दो सदिशों का डॉट गुणन सदिशों का अदिश गुणन कहलाता है। एक लाइन में कह लिए। अब इसकी हम लोग परिभाषा देते हैं, परिभाषा अदिश गुणन की परिभाषा, ठीक है। कहेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन ठीक है। दोनों सदिशों के परिमाण क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीट्यूड, दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच बने कोण की कोज्या, कोज्या को हम लोग कहते हैं कोसाइन, बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, बस समझ आई। इनके गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम मान लें, कोई दो सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी हों तथा इनके बीच बना कोण थीटा हो तो देखिए मान लीजिए कोई एक सदिश है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, इसको हमने वेक्टर बी मान लिया, इसके बीच का कोण कितना बना, थीटा बना, ठीक है। अब कहेंगे वेक्टर ए का
परिमाण क्या हो जाएगा, मॉड ए। ठीक है, क्या देंगे, वेक्टर बी का परिमाण, परिमाण सॉरी परिमाण उल्टा लिखना है, परिमाण, परिमाण कितना हो जाएगा भाई, वेक्टर बी का परिमाण कितना होगा, परिमाण यहाँ पे भी करते हैं, परिमाण ऐसे होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर बी। तो अभी हमने ये कहा कि दो सदिशों का डॉट गुणन सदिशों का अदिश गुणन कहलाता है। तो कहेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, परिभाषा के अनुसार दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाण। अब परिमाण दोनों सदिशों का क्या है, वेक्टर ए का परिमाण इतना है, वेक्टर बी का परिमाण इतना है। तो क्या देंगे, दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल। दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के बने कोण, बीच का कोण कितना है, थीटा, बीच के बने कोण की कोज्या, कोज्या मतलब कोसाइन, कॉस थीटा, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो कह देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, इसे ए लिख सकते हैं, ये हम इसका परिमाण ए लिखा जा सकता है, इसका परिमाण क्या लिखा जाता है, बी लिखा जा सकता है। तो कह देंगे ए बी कॉस, बात समझ आ रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कहलाया सदिशों का अदिश गुण। इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझ सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं पूरा पूरा। ठीक है, बात कर रहे हैं, याद रहे हम लोग बात कर रहे हैं सदिशों के गुणन के बारे में। ठीक है, सदिशों के गुणन के बारे में देखिए, इसका अनुप्रयोग होता है, क्योंकि भौतिकी में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। अभी हमने जब सदिश की शुरुआत रही होगी तो हमने आपको बताया होगा कि भौतिक विज्ञान में सदिश विश्लेषण का बहुत बड़ा ही योगदान है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखिए अगर हमने ले लिया कितना, वेक्टर ए लिया और ये वेक्टर बी ले, ठीक है, ये हमारा बना वेक्टर ए, ये हमारा बना वेक्टर बी। ठीक है, इसको हमने कह दिया थीटा डॉट डॉट, इसको हमने कह दिया पहला वेक्टर, पहला सदिश, इसको कह लिया दूसरा सदिश। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर जो ये सदिश है इसके दो घटक होंगे। कितने घटक होंगे, दो घटक। पहला तो हो जाएगा ये, याद रहे, एक बात याद रहे, अगर हम लोग इस, देखिए समझिएगा, हम लोग दूसरा माना, इसको हम ऐसे मानते हैं। ठीक है, चीजें यही, इसको हम वेक्टर बी माने, इसको हम वेक्टर ए माने, इसको मान ले पहला सदिश, इसको मान ले दूसरा सदिश। ठीक है, दोनों को समझेंगे बड़े ही बखूबी तरीके से। ये अगर पहला सदिश होता है, ये हमारा हुआ दूसरा सदिश, तो पहला सदिश जो हुआ इसका परिमाण हमें हो सकता है कितना, इतना मिल गया। लेकिन दूसरा जो सदिश हुआ, अब इस दूसरे सदिश के कितने घटक बनेंगे, जब भी हम दूसरा सदिश मानेंगे तो दूसरे पहले सदिश का तो एक ही घटक होगा, लेकिन दूसरे सदिश के द्वारा कोई ना कोई कोण निरूपित किया जाएगा। ये कोण इधर बना रहा है और ये कोण जो है ऊपर की तरफ बना रहा है। समझिए, हम लोग इसको पहला ले रहे हैं तो ये कोण इधर की तरफ बना रहा है, इधर से बना रहा है, और यहाँ पे अगर हम पहला इसको माने, दूसरा सदिश ये हो गया, ये इससे कोण बना रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए बनेंगे दो घटक। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राशि है इस तरीके से, तो इसके दो अक्ष होंगे, एक बनेगा x अक्ष और एक बनेगा y अक्ष। ठीक है, दो लंबवत घटक,
ये बनेगा x, ये बनेगा y। ठीक है। और अगर हम इसको वेक्टर b मान, तो इसके द्वारा इस पर निरूपित जो कोड होगा, ये वाला जो कोड होगा, ठीक है, ये कोड जो होगा ये कितना हो जाएगा, देखिए ये बनेगा क्षैतिज घटक और ये बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर ये बना क्षैतिज, ये बना क्या, ऊर्ध्वाधर। जब ये क्षैतिज घटक बना तो ये इसे कहेंगे b cos थीटा और ये हमारा कहलाएगा b sin थीटा। ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो आप कहोगे यहाँ पे कैसे हो जाएगा भाई, तो देखिए ये तो हमारा घटक हो गया, ये तो अक्ष हो गया और ये बना रहा है इधर से ऐसे, इसको हम लोग मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। ये हमारा x हो गया, ये क्या हो गया, y। और ये बनेगा वेक्टर a। ठीक है। तो इसके लिए ये बना a cos थीटा और ये बना a sin थीटा। बस में इस घटक के लिए जब हम दूसरे, याद रखिए करना हमें क्या है, हमें बस इतना जानना है कि अगर ये पहला घटक, पहला वेक्टर इसको मान दें, इसको हमारे इसके सापेक्ष ये हमारा दूसरा सदिश का है, और अगर इसे हम पहला सदिश मानते हैं तो इसके सापेक्ष ये दूसरा सदिश का है। ठीक है। तो वेक्टरों का जो गुणन होता है, एक हम और कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन पहले सदिश के परिमाण एवं दूसरे सदिश के क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर लेंगे दो सदिश का गुणन a डॉट b, पहला सदिश क्या हो गया, वेक्टर a, इसका घटक क्या बनेगा, ये इसका जो क्षैतिज घटक बनेगा, ये हमारा क्षैतिज घटक है। किसके लिए, इसके लिए क्षैतिज घटक होना क्या था, b cos थीटा, तो कह देंगे वेक्टर b cos थीटा। तो वेक्टर a डॉट b बराबर लिख सकते हैं ab cos थीटा। कंफर्म है। इसके लिए देखिए, इसके लिए पहला सदिश ये है, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ठीक है। तो क्या देंगे, वेक्टर b मॉड में डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक कितना बना, इसका क्षैतिज घटक बना a cos थीटा, तो क्या देंगे a cos थीटा। वेक्टर b डॉट a बराबर लिख सकते हैं b a cos थीटा। और देखिए यहाँ पे किसी साइन का कोई महत्व है नहीं, तो a b cos थीटा हुआ। तो इन दोनों अवस्थाओं में क्या ये दोनों मान बराबर है, तो क्या a डॉट b और b डॉट a एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, तो क्या देंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a b cos थीटा, और ये कहेंगे वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू b a cos थीटा। इन दोनों परिस्थितियों में मान समान है। तो सदिशों के अदिश गुणन को हम लोग किस तरीके से सीख पाए। अच्छा, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, इसका उपयोग दिमाग में आ रहा होगा आपके कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ना, दिमाग में ये आपकी बात बन रही होगी सर आप इतना बोल रहे हैं इसके बारे में, तो इसका उपयोगिता कहाँ पे है, इसकी उपयोगिता ही बताइए। तो सही बात है कि जब तक हम किसी भी फार्मूले को उपयोग में नहीं लाते हैं, अनुप्रयोग नहीं दर्शाते हैं, तब तक वो फार्मूला सत्यापित नहीं होता। ठीक है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान यम है और इसको एक आनक तल पर रखा गया है, इस तरीके से एक तल पर रखा गया है और इस पर लगाया गया क्या, बल। हमने लगाया इस पर धक्का, जब इस पर धक्का लगाया तो ये बल लगा इधर पे,
है ना। हमने इस तरीके से धक्का लगाया ऊपर की तरफ, बल लगा ऊपर की तरफ देखिए, और वस्तु विस्थापित हुई आगे की तरफ, इधर की तरफ विस्थापन हुआ, और ये वस्तु विस्थापित होकर के यहां से कहां चली गई भाई, कहां चली गई बच्चों, यहां पे चली गई। ठीक है, ये वस्तु चली आई यहां पे, और यहां से इसका विस्थापन ए बिंदु से इसका विस्थापन बी बिंदु तक कितना हो गया, वेक्टर एस हो गया, हो गया। हमने बल लगाया इस पर वेक्टर एफ, कोण बना कितना, ये विस्थापन है, विस्थापन अक्ष से इसका कोण बना थीटा। एक सदिश है, विस्थापन हमने बताया रहा होगा जब हम सदिश और अदिश पढ़ा रहे होंगे, हमने आपको बताया होगा कि विस्थापन एक सदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विस्थापन हो गया, तो ये हमारा बल हो गया, और बल और विस्थापन की डायरेक्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो डायरेक्शन है, इसके बीच का जो कोण है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे दो घटक बनेंगे, मैंने बताया था घटक को लेकर के कितने घटक बनेंगे, दो घटक। इसका ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा एफ साइन थीटा, और ये बनेगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्षैतिज घटक की बात करें, यहाँ पे हमारा बना क्षैतिज घटक कितना, कॉस थीटा। और जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ये हमारा पेन है, पेन पर हमने बल लगाया और इस वस्तु को हमने पहुंचाया यहाँ पर, बल के थ्रू पहुंचाया, तो वस्तु विस्थापित हुई। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु विस्थापित होती है। तो वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किया गया कार्य, है ना, जो बल होता है और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो कार्य की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहां से वस्तु यहां पे गई, यहां पे किया गया कार्य कितना हो गया, डब्ल्यू, किया गया कार्य डब्ल्यू हो गया। और हम लोग लेंगे वेक्टर एस डॉट कितना एस, ये हमारा। ठीक है, दो राशियां हैं वेक्टर एफ और वेक्टर एस, इन दोनों का गुणन। अब देखिए इन दोनों का गुणन कितना हो गया, ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, और बराबर क्या लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए तो ये है तो हमारा एस तो हो जाएगा, दूसरा क्या बनेगा वेक्टर एफ कॉस थीटा, तो क्या देंगे एफ कॉस थीटा, और डॉट कितना हो जाएगा एस, तो इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, इसका इतना लिखा जाता है एफ डॉट एस बराबर डब्ल्यू। ठीक है, ये उपयोगिता बात समझ आ रही है, यहाँ पे इसकी उपयोगिता है। दूसरा हमारा होता है, जिससे मान लीजिए वैद्युत फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें, वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बराबर होता है वेक्टर ई डॉट ए, इससे हम लोग कहते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा हम लोग लेंगे अगर विद्युत धारा को लेकर के, विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा बराबर होता है कितना, आई इज इक्वल टू क्या, धारा घनत्व गुणे क्षेत्रफल सदिश, और इसके बराबर होता है जे ए कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये भौतिकी के बहुत सारे उदाहरण हमने आपको एक दो तीन उदाहरण बता दिए, है ना, जब हम लोग सीखेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भौतिकी के कुछ उदाहरण हैं जो सदिशों के अदिश गुणन को के आधार पर ही निरूपित होते। ठीक है, हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है एक अदिश राशि, पता है, कार्य जो होता है ये एक अदिश राशि, कार्य किसी भी दिशा में हो सकता है ना। कार्य को डिफाइन करने के लिए ऐसा थोड़ी कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं। ठीक है, विद्युत धारा को डिफाइन करने के लिए नहीं, वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने ये देख लिया कि अगर दो सदिशों का अगर डाट गुणन करते हैं, दो सदिशों के डाट गुणन में हमें जो मान प्राप्त होता है उस राशि को डिफाइन करने के लिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, विशिष्ट दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण से सदिशों का डाट गुणन सदिशों का अदिश गुणन भी कहलाता है। ठीक है, आप छोटी कक्षाओं में अब तक के पहले आप डॉट और गुणा इन दोनों को एक ही समझ रहे होंगे,
क्योंकि इस दोनों को गुणन के ही रूप में ले रहे हो। ठीक है, आप ये जानते रहे होंगे कि ये जो है, ये दोनों चीजें ये गुणन की, और जाहिर सी बात है गुणा का भी उपयोग होता है, लेकिन सदिश में इसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ अलग होता है। इसे हम डाट गुणन लग देते हैं और ये क्रॉस गुणन। ठीक है, क्रॉस गुणन में इसका मान अलग हो जाएगा, डाट गुणन में अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बहुत ही विपरीत है, लेकिन सामान्यतः हम लोग इसका भी उपयोग करते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सदिशों के गुणन की प्रॉपर्टी पे देखिए, पहला देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला हमारा हो गया, हमने मान फाइंड आउट किया, ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, पहली कंडीशन कहेंगे यदि, पहली कंडीशन हमारी, जिससे कंडीशन नहीं मानते, कहेंगे यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो देखिए, जब कोई भी दो राशियां एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके बीच बना कोई त्रिभुज का होता है, जीरो अंश का। त्रिभुज का होता है जीरो अंश का। तो कहेंगे तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कॉस जीरो। और कॉस जीरो का मान कितना आता है, कॉस जीरो का मान होता है 1। तो आप कह सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1। तो कह सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ये मान क्या आया, धनात्मक आया। तो हम कह सकते हैं कि दो राशियों का सदिश गुणन का जो मान होता है वो धनात्मक भी आता है। पहली कंडीशन क्या होगी, दो राशियों का सदिश गुणन का मान धनात्मक भी होता है। दूसरी कंडीशन, यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दोनों राशियां एक दूसरे के क्या हो, लंबवत है, तो क्या हो जाएगा भाई, जब दोनों राशियां एक दूसरे के लंबवत होंगे, जब कभी भी दो सदिश एक दूसरे के समान, देखिए यहाँ पे समांतर का हम देख लेते हैं, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, ये हमने वेक्टर बी ले लिया। अब इसको समझते रहिए। ठीक है, अगर लंबवत हो तो क्या कहलाएंगे, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो गए, इसके बीच बना कोण 90 अंश का हो गया, तो कह दिए वेक्टर ए और वेक्टर। ठीक है, तो कहेंगे तब कितना कोण बना भाई, थीटा, थीटा बराबर 90। तो क्या लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, थीटा के स्थान पे 90 अंश। तो कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है, सॉरी 1 नहीं 0, इसका मान होता है 0। तो क्या लेंगे 0। और जब किसी भौतिक राशि में शून्य का गुणा होता है तो उसका मान 0 आता है। तो दो राशियों का जो डॉट गुणन होता है इसका मान 0 भी होता है। ठीक है, पहली बात, दो राशियों का सदिश गुणन का मान धनात्मक भी होता है, दो राशियों के सदिश गुणन का मान 0 भी होता है। कब 0 होता है, जब दोनों राशियां क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। जब दोनों राशियां एक दूसरे के समांतर होती हैं इनका मान धनात्मक। तीसरी कंडीशन देखेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट कहेंगे, जब वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, ठीक है, दोनों राशियां एक दूसरे के विपरीत हो
विपरीत होगा तो क्या होगा भाई, बताइए तो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर, सॉरी पहले हम डायरेक्शन ले लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है। इसके बीच कितना कोण बना भाई, 190, है ना। ऋजुरेखी कोण भी कहते हैं, 180 को ऋजुरेखी कोण। जब 180 अंश का जो कोण होता है उसे ऋजुरेखी कोण दिखाया जाता है। देखिए एक सीधी रेखा में है तो कह देंगे थीटा बराबर कितना हो गया 180, तो कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 180। ठीक है, आप कहेंगे सर कॉस 90 तक तो हमको मान याद है, लेकिन कॉस 180 का मान कैसे। तो हम लोग एक फार्मूला निकालते हैं, है ना। फार्मूले के थ्रू हम लोग जानते हैं कि कॉस 180 को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 हो गया। और ये कहाँ पे जा रहा है, दूसरे में, दूसरे में काश का मान होता है माइनस, ठीक है। और काश 90 का मान 1, तो कॉस 180 का मान हो गया कितना, कॉस 180 का मान हो गया -1, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी इंटू -1, तो क्या लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -1। आप देख पा रहे हैं कि जब दो भौतिक राशियां, जब दो सदिश, दोनों राशियां एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, एक दूसरे की विपरीत होती है, इसका मान कितना आता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो आपसे आप ये भी कह सकते हैं कि दो सदिशों का जो डॉट गुणन होता है उसका मान धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो सदिशों के सदिशों का अदिश गुणन में राशियों का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। राशि में आ रही है, आगे देखिए, नोट हो गया आपका। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। अभी तो ये समान प्रॉपर्टी थी, मैंने थीटा को लेकर के बताया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो सदिशों का जो अदिश गुणन है ये किन किन नियमों का पालन करता है, ठीक है, किन किन नियमों का पालन करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी देखिए, क्रम विनिमय का नियम। विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, दो भौतिक राशियां हो, वेक्टर ए हो और बी, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो, अगर कोई भी मान अगर इस नियम को फॉलो करता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं 2 गुणे 1 बराबर 1 गुणे 2, दोनों मान बराबर है 3 है, तो अगर इतना मान आता है, दोनों का मान बराबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस, ठीक है, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये मान बराबर है तो ये मान बराबर हो जाएगा, तो क्या देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर। क्या यह इस नियम को फॉलो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो क्या देंगे सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का, विनिमय नियम का पालन करता है, पालन करता है, ठीक है। दूसरा नियम हमारा, बात समझ में रही है ना, कोई डाउट है यहाँ पे। क्रम विनिमय का नियम होता है ए डॉट बी बी डॉट ए, 2 गुणे 1 1 गुणे 3 बराबर 3 सॉरी 3 कह रहे हैं, जोड़ नहीं ये 2 सॉरी 2, ठीक है, 2 1 कम 2 1 गुना के 2, है ना, ये मान बराबर आ रहा है, हमने जोड़ दिया है ना, सॉरी उसके। तो अगर इस नियम को कोई भी राशि फॉलो करती है तो वह क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करेगा, फिर क्रम विनिमय का नियम यही होता है, ठीक है। इस राशि को बखूबी
सदिशों का अदिश गुणन पालन करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है। दूसरा नियम हमारा होता है वितरण का नियम। वितरण 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 का नियम, वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव इसको लिख देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। इंग्लिश लिखना तो लिख लीजिए, कोई इसका। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? जैसे देखिए, अगर ये एक राशि, ठीक है, इसका डॉट हो और प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो अगर ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अगर होता है, कोई भी राशियां अगर इस नियम का पालन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह वितरण के नियम का पालन करते हैं। ठीक है। तो कहेंगे, देखिए, अगर हम सदिश ले लें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें कर दें, कितना हो गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्या यह मान इसके अकॉर्डिंग है? देखिए, एकदम इम्पोर्टेंट। तो क्या यह वितरण के नियम का पालन करता है? तो कह सकते हैं कि सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय वितरण के नियम का पालन करता है। वितरण के नियम का पालन करता है। बात समझ में आ रही है? वितरण के नियम का पालन करता है। चीजें समझ में आ रही है? ये दो नियम होते हैं। एक होता है एसोसिएटिव लॉ, जो एसोसिएटिव लॉ के भी पालन करता है ना। लेकिन वो आता है सदिशों का, तो वो 3 राशियां हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, आगे हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जितनी आपको चीजें आपके लिए अवेलेबल है उतना हम सिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें हम लोग। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी विशेष रूप की है। क्या देंगे? एकांक लंबकोणी सदिश। एकांक लंबकोणी सदिश। लंबकोणी सदिश क्या होते हैं बताएंगे? क्या होते हैं लंबकोणी सदिश? आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप। इसको हमने बताया है ना कि अदिश गुणन संबंध दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत है देखने में? दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिख रहा है। ठीक है, क्या होता है? देखिए, हमने बताया रहा होगा कि 3 अक्ष को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, तो एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये जेड अक्ष होता है। एक्स अक्ष की दिशा को आई कैप, वाई अक्ष की दिशा को जे कैप और जेड अक्ष की दिशा को के कैप है। और यही जो होते हैं आई जे के कैप, ये क्या कहलाता है? लंबकोणी सदिश कहलाता है। और ये जो लंबकोणी सदिश होते हैं, ये सदिश एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। कैसे कोण बनाते हैं? सभी के सभी अक्ष एक दूसरे से 90 अंश का कोण, चाहिए इससे बनाए, चाहिए इससे बनाए, चाहिए इससे। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है बात? कोई भी घर का कोना लीजिएगा, कोने पे आप देखेंगे 3 अक्ष होते हैं, है ना? किसी कोने पर, जैसे मान लीजिए यह है,
ये एक कोना हो गया, ये दूसरा कोना हो गया, ठीक है। तो कोने की बात करें तो ऐसे हो गया दो कोना, ठीक है, इस तरीके से दो कोने बने, तो ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जो नीचे वाला तल हो गया, ये जो तल हुआ ये जेड एक्स हो गया, ठीक है। तो तीन अक्ष हुए और तीनों बनाए कितना कोण, 90 अंश का, एक दूसरे से 90 अंश का। तो यहां पे हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप। इन लंब कोणीय अक्षों में हम क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। तो देखिए आई कैप का आई कैप के साथ कर सकते हैं, आई कैप का जे के साथ कर सकते हैं, जे कैप का जे कैप के साथ, और जे कैप का के कैप के कैप का के कैप के साथ करेंगे, फिर के का आई के साथ करेंगे। ऐसे तीन चार संबंध हमें मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आई का हम आई के साथ करते हैं, ठीक है, आई का आई के साथ। तो अगर आई सदिश है और दूसरा आई सदिश लेते हैं, तो ये दोनों सदिश एक ही रेखा पर संरेखित हो जाए। जब दो दो सदिश एक ही रेखा पर संरेखित होते हैं तो उनके द्वारा बनाया गया कोण कितना अंश का होता है, थीटा बराबर 0 अंश। तो ले लेंगे आई कैप मॉड हो जाएगा और आई कैप मॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 0 अंश। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। और किसी भी एकांक सदिश का हमने बताया रहा होगा कि कोई भी एकांक सदिश, जब एकांक सदिश पढ़ रहे होंगे तो किसी एकांक सदिश का जब हम मॉड लेते हैं तो मान आएगा 1। तो यहाँ पे हो गया आई कैप का मान आ गया 1। तो कह सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो कह सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना हो गया, ऐसे ही हो जाएगा किसके साथ, जे कैप के साथ, जे कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप, ठीक है, मॉड में जे कैप मॉड में कॉस 0, ठीक है। देखिए कॉस 0 एक ही अक्ष पे होंगे दोनों, इसके बीच होगा कोण 0, 0 का मान हो गया 1, एकांक सदिश जे कैप का मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या लेंगे, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 गुणे 1 इंटू 1। तो क्या लेंगे जे कैप डॉट जे कैप बराबर हो गया कितना, सेम टू सेम ऐसे कह लेंगे के कैप के साथ, के कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट के कैप कॉस थीटा कॉस 0 अंश, इसका मान हो गया 1 गुणे 1 गुणे 1। तो कह सकते हैं के कैप डॉट के कैप डॉट के कैप का मान हमें मिल गया 1, ठीक है। बात समझ आ रही है। हम लोग कह सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, इन सबका मान कितना आता है, बात समझ आ रही है। लंब कोणीय सदिशों का जो है अदिश गुणन का संबंध समझ में आ रहा है। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लेते हैं, ये तो आई के साथ हो गया, अगर हम आई का जे के साथ लेते हैं, आई डॉट जे के बीच कितना कोण बन रहा है भाई, 90 डिग्री। तो क्या लेंगे कितना, आई कैप डॉट जे कैप कॉस 90, और कॉस 90 का मान 1, आई कैप का मान 1, जे कैप का मान 1। तो कह देंगे आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना हो गया, कितना होगा, बताइए तो 1 इंटू 1 इंटू 0। तो कह लेंगे आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0, ठीक है। अगर इसी का विपरीत कर दे, जे डॉट आई कैप, जे डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, वही चीजें होगी सिर्फ बदल जाएगा, इसका मान भी होने वाला है 0, ठीक है। दूसरा देखेंगे जे कैप डॉट के कैप, तो क्या लेंगे जे कैप डॉट के कैप कॉस 90, कॉस 90 का मान 1 होता है, बोलिए, कॉस 90 का मान होता है 0, कितना होता है 0, सॉरी 0। तो इस जे डॉट के कैप बराबर इसका मान भी कितना आ गया 0, और इसी का अगर विपरीत कर लें के कैप डॉट जे कैप, तो इसका मान भी कितना आ गया, बात समझ आ रही है।
यहाँ पे कोई दिक्कत है? तीसरा अगर ले लें, तीसरी राशि देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं अगर आई कैप और के कैप, इसके बीच में बना कोण कितना है? 90। तो कह सकते हैं आई कैप डॉट के कैप बराबर आई कैप डॉट के कैप कॉस थीटा। थीटा का मान 90, सॉरी, कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान हो गया 1। तो क्या लिए आई कैप डॉट के कैप 1 इंटू 0 कह लेंगे आई डॉट के कैप बराबर 1, है ना? 1 की 0 0, ठीक है। तो क्या लेंगे के कैप डॉट आई कैप बराबर, ये भी क्या हो गया? तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर है, इनके बीच का कोण आ रहा है। अभी हमने कहा, अभी तो हमने पीछे पढ़ा है कि दो समांतर सदिश होंगे तो उनका मान धनात्मक आएगा, दो विपरीत सदिश होंगे तो उनका मान ऋणात्मक आएगा, और दो कोई भी अगर लंबवत सदिश होंगे तो उनका मान 0 होगा। और अगर कोई भी इसमें से आई जे के किसी भी दो सदिशों को अगर हम लोग लेते हैं तो दो अगर सदिश भिन्न भिन्न हो उनके बीच बड़ा कोण 90 होगा और उनका मान कितना आने वाला है? 0 होने। अभी तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, तभी हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर आई डॉट जे कैप बराबर जे डॉट आई कैप बराबर के डॉट जे कैप बराबर के डॉट जे डॉट के कैप बराबर आई डॉट के कैप बराबर के डॉट आई कैप। सबका मान कितना होता है भाई? इन सभी राशियों का मान 0 होता है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं। क्या कर सकते हैं? दो समान एकांक सदिशों का, दो समान एकांक सदिशों का जो मान होता है डॉट गुणन वो 1 होता है, और दो विपरीत एकांक सदिशों का जो मान होता है, लंबवत सदिशों का मान, वो कितना होता है? 0 होता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अभी हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, सदिशों के घटक का गुणन, है ना? क्योंकि घटकों का गुणन कैसे, ठीक है? ये इस वीडियो के अंतिम टॉपिक है ना? ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो उसके लिए घबराइए मत, है ना? बोर नहीं होंगे, सीखते रहिएगा, ठीक है? कि कोशिश करने वाली कोई कभी हार नहीं होती, ठीक है? तो अगर आप फिजिक्स को सीखना चाह रहे हैं वास्तव में, ठीक है, तो 1 घंटे का समय डेली दीजिए, ठीक है, हमारे चैनल पे, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप फिजिक्स सीख पाओगे बहुत अच्छे से। तो कहेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है, घटक के रूप में। तो कहेंगे माना दो सदिश कितने हैं? कौन है? वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, ठीक है। तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी को, अभी हमने पीछे पढ़ा है, क्या वेक्टर ए को हम लोग इतना लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड, और इसी को हम चाहें तो वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वेक्टर बी को इसे लिखना हो तो कह सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये मान हो सकता है, कोई डाउट नहीं आता, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं जब घटक का गुणन होगा, कह देंगे दो सदिशों का घटक गुणन, सदिशों का अदिश घटक गुणन, ठीक है। तो घटक का घटक में क्या, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा? ये मान रख देंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप बी जेड हुआ। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ऐसे बारी बारी से गुणा करेंगे। तो ये परिमाण है, ए एक्स क्या है, ए एक्स परिमाण है, बी एक्स परिमाण है। तो परिमाण का परिमाण में करेंगे, और ये जो कंपोनेंट है, ये जो लंबकोणीय सदिश है, लंबकोणीय सदिश का लंबकोणीय सदिश, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होगा, ए एक्स का बी एक्स में करेंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप प्लस इसका इसमें करेंगे ए एक्स बी वाई, ब्रैकेट में हो जाएगा आई डॉट जी कैप, ठीक है, प्लस ए एक्स क्या हो जाएगा, बी जेड, ब्रैकेट में हो जाएगा आई कैप डॉट के कैप। हुआ, पूरा हो गया। अब इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वैसे ही करेंगे, ए एक्स का बी एक्स में ए वाई करेंगे प्लस ए वाई बी एक्स हो जाएगा जे डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे कैप, ठीक है, प्लस ए वाई बी जेड। देखिए ए वाई बी जेड कितना हो जाएगा, जे डॉट के कैप, जे डॉट के कैप प्लस, आगे करें, देखिए फिर से इसका इसमें कर लेंगे, देखिए इसका इसमें, इसका इसमें, और फिर इसका इसमें, ठीक है। तो करेंगे ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस, प्लस करेंगे ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड, बी जेड टू नहीं समझेंगे, इसे जेड समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जेड हम लिख रहे हैं। कितना हो गया, के कैप डॉट, ठीक है। और अभी हमने लंबकोणीय सदिश पढ़ा है, लंबकोणीय सदिश में क्या पढ़ा है, आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, और जितने भी सदिश हैं उन सारी सदिशों का जो गुणन है एकांक सदिशों का, उसका 0 आ रहा है। इसका मान आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, इसका होगा 1, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 2 और 3, यही 3 मान बन रहा है। क्यों, क्योंकि जब इसमें हम 0 का गुणा करेंगे तो ये मान हो जाएगा 0, इसमें 0 का मान करेंगे, गुणा करेंगे 0, इसमें 0 गुणा करेंगे 0, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये मान रखने वाला, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा। तो कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, ए एक्स कितना बचा है, ए एक्स बी एक्स, ठीक है, प्लस ये 0 ये 0 ये 0, ये बचेगा। तो क्या देंगे, प्लस ए वाई, सॉरी ए वाई बी वाई प्लस ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचेगा, के कैप। तो क्या देंगे, ए जेड बी जेड, ठीक है, इतना मान रखने वाला। तो दो सदिशों का जो अदिशों का जो घटक गुणन होता है, घटक गुणन मतलब आई जे के कैप का जो घटक का गुणन होता है, इसके आधार पर इसका जो मान आता है वो इतना मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम लोग और देखते हैं,
ये बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट है? तो अगर आपको कभी भी इसका इतना गुणन करना हो तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आई का आई में, जे का जे में और के का के में कर, ठीक है? क्योंकि और जितने भी मान मिलेंगे वो सारे के सारे मान शून्य होंगे, ठीक है? क्योंकि ये लंबवत घटक है और लंबवत घटक लंबवत जो घटकों का जो गुणन होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है आपको? है? चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसी में देखते हैं। गुमान हमको मिला, अरे यार बेटा नहीं, चलिए ठीक है, देखते हैं, ठीक है? देखिए हम लोग जानते हैं, अभी हमने कहा कि वेक्टर ए बराबर हमने लिखा था ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, लिखा था। वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, लिखा, ठीक है? और हमने पीछे लिखा था कि जब वेक्टर ए का हम लोग मॉड लेते हैं, एकांक सदिश जब पढ़ रहे थे, ठीक है, स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना? तो वहां पे हमने बताया था जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वितरित घटक को, जब विखंडन सदिश जब पढ़ रहे होंगे तो उसको जाके देखिएगा, पिछली वीडियो हमारी है ना? तो वेक्टर ए का हम लोग मान लेते थे, जब मैग्नीट्यूड निकालते थे, परिमाण निकालते थे, इसका मान आता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ऐसे अगर वेक्टर बी का लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड कॉस थीटा, ठीक है? और ये इधर गुणे है, इधर जाएगा तो भागे हो जाएगा, तो कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए मॉड डॉट वेक्टर बी, लिख सकते हैं, बोलिए। और अभी हमने देखा कि कॉस थीटा ए डॉट बी का मान कितना है? इतना है, तो लिखेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और बटे में मॉड ए का मान इतना है, तो लिख सकते हैं अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है? डॉट अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है? तो दो सदिश यदि आपको दिए गए हैं, दो सदिश आपको दिए गए हैं और उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो, है ना, ये एंगल निकालना हो, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। थीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है? ये मान आपको मिलने वाला है। बात समझ आ रही है? इन शब्दों के साथ सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो फुल्ली कंप्लीट होता है, फुल्ली कंप्लीट। इसमें जब जो हमने वीडियो अभी देखी है, इसमें जो पढ़ा आप लोगों ने, इस वीडियो के माध्यम से हमने सदिशों का जो अदिश गुणन है उसको 1 बाय 1 टॉपिक के साथ फुल्ली कवर किया हुआ है। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया। और यदि आप उसको 1 बाय 1 चीजों को बखूबी अगर ऑब्जर्व करते हो, है ना, सही तरीके से आप देखते हो, कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करते हो, तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि आप इन सदिशों को, सदिश के अदिश गुणन को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे, ठीक है? बातें हमारी समझ में आ रही हैं आपको? चलिए, बातें अगर समझ में आ रही हैं तो देखते रहिए विद्यावृक्ष। मिलते हैं अगली टॉपिक में सदिशों के सदिश गुणन को लेकर के, ठीक है? तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यावृक्ष।